तो टॉपिक हमारे पास आज है ट्रांसफार्मर। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर है क्या? देखो, ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज फॉर चेंजिंग द एसी वोल्टेज। इट मीन्स डिवाइस used to change AC voltage। इट मीन्स अगर हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट मान लो 200 वोल्ट का आ रहा है, हमने उसकी वोल्टेज करनी है 240, तो हमने एसी करंट की वोल्टेज को क्या करना है? चेंज। तो चेंज करने के लिए हम जो डिवाइस यूज करेंगे दैट इज ट्रांसफार्मर। ऐसा नहीं है भी 200 वाले को ही 240 कर सकते हैं, 240 वाले को भी क्या कर सकते हैं? 200। वोल्टेज को इंक्रीज भी कर सकते हैं और वोल्टेज को डिक्रीज भी कर सकते हैं। तुम भी सो व्हाट इज ट्रांसफार्मर? डिवाइस यूज्ड टू चेंज एसी वोल्टेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। फर्स्ट इज कॉल्ड स्टेप अप। फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब वोल्टेज को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा। ओके, यूज्ड टू इंक्रीज एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज को, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए अगर हम ट्रांसफार्मर यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। एंड व्हाट अबाउट सेकंड? स्टेप डाउन। Step down transformer is used to decrease AC voltage। AC वोल्टेज को डिक्रीज अगर करना हो, मतलब 240 है, 240 को 200 में कन्वर्ट करना है, सो व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर विल बी यूज्ड? स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है? AC वोल्टेज अगर कम है तो उसको क्या करेगा? ज्यादा इंक्रीज। और स्टेप डाउन क्या करेगा? वोल्टेज को क्या करेगा? डिक्रीज। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। अब इसका आता है प्रिंसिपल भी। किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करेगा? प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। ए ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इसका प्रिंसिपल क्या है? म्यूचुअल। और म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता था? सबसे पहले हमें वो क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन? है ध्यान किसी को? म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता था फिर बता देता हूं एक बार। आपके पास दो कॉइल्स हैं, एक ये कॉइल है, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। गैल्वेनोमीटर हमें डिफ्लेक्शन बताता है भी किसी भी सर्किट में इंड्यूस करंट है या नहीं है। दूसरी हमारे पास एक कॉइल है, इसमें हमने बैटरी लगाई हुई है, इसमें हम वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं, करंट भी बार बार क्या होगा? चेंज। इसमें अगर करंट चेंज होगा, किसी भी कॉइल में करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है? चेंज। करंट चेंज तो मैग्नेटिक फील्ड भी, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड चेंज तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज, क्योंकि फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है। फ्लक्स अगर चेंज होगा, फ्लक्स के चेंज होने से फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग क्या बनता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज इक्वल टू क्या होता है? डी फाई बाय। जब भी किसी भी कॉइल से लिंक्ड अगर इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस इसमें से निकलेंगी। नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस अगर इसमें से निकलेंगी तो इसमें से ज्यादा पास होंगी या कम पास होंगी? इसमें चेंज हो रही है मैग्नेटिक लाइंस, तो इसमें भी चेंज होंगी। मतलब एक कॉइल में करंट चेंज हो रहा है और दूसरे में मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक्ड है वो चेंज हो रहा है, तो इसमें क्या बनेगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ आगे इंड्यूस करंट को बनाएगा। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। कि एक कॉइल में अगर करंट चेंज हो रहा है तो किसी नेबरिंग कॉइल में इंड्यूस करंट बन रहा है, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। एंड म्यूचुअल इंडक्शन इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल है दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। whenever the amount of magnetic flux linked with the coil changes, EMF is induced in the neighboring coil। जब भी एक कॉयल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा
नेबरिंग कॉइल में क्या बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल ये बना। अब ये यूज कैसे होता है वो इसकी कंस्ट्रक्शन से हमें पता चलेगा। नाउ द टॉपिक इज कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। कोई भी एक ट्रांसफार्मर जो है वो किस तरीके से बना हुआ होता है। नाउ वी आर डिस्कसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रांसफार्मर। A transformer consists of a rectangular soft iron core made up of laminated sheets well insulated from the one another. सॉफ्ट आयरन की आपको ना शीट्स मिलेंगी, डिस्कस करेंगे। देखो, दीज आर द लैमिनेटेड शीट्स ऑफ कॉपर की सॉरी सॉफ्ट आयरन की लैमिनेटेड शीट्स हैं। ये शीट्स के फॉर्म में क्यों लिया गया, हम इसको थिक पीस क्यों नहीं लिया? हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था एडी करंट्स। कॉन्सेप्ट क्या था? एडी करंट्स। एडी करंट क्या होते हैं? जब भी किसी मटेरियल से लिंक्ड, मतलब कंडक्टिंग मटेरियल से लिंक्ड फ्लक्स चेंज होगा तो उसके बल्क में एडी करंट बनता है। करंट बनते हैं जो उसके मोशन को अपोज करते हैं। एडी करंट बल्क में बनते हैं, मतलब कोई भी अगर थिक चीज होगी तो उसका बल्क मटेरियल ज्यादा नहीं होगा, थिकनेस ज्यादा होगी तो उसका बल्क क्या होगा? ज्यादा। तो उसमें क्या बनते हैं? एडी करंट्स बनते हैं। और एडी करंट्स जो है हमेशा मोशन का क्या करते हैं? अपोज करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं, मतलब एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करेंगे। अगर हम यहाँ पे सॉफ्ट आयरन का थिक पीस ले लेते हैं एक, तो क्या होता है? उससे एडी करंट बनते हैं। एडी करंट बनने से जो एनर्जी है, जो हम इलेक्ट्रिक अल्टरनेटिव करंट एनर्जी देंगे, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? हीट में, वेस्ट हो जाती है। इसीलिए एडी करंट के लॉस को कम करने के लिए वी यूज लैमिनेटेड शीट्स। इनको कौन सी बोलते हैं? लैमिनेटेड शीट्स। थिन फॉर्म में अगर आप लेते हो दे आर कॉल्ड लैमिनेटेड शीट्स, और सॉफ्ट आयरन की ये बनी हुई है। Two coils P1, P2, the primary coil and S1, S2 secondary coils are wound in the same core but are well insulated from each other. Now हमारे पास दो coils हम यूज करेंगे इसमें। फर्स्ट वन इज दिस प्राइमरी coil, जो लेफ्ट साइड में होगी, दैट इज P1, P2 इज प्राइमरी coil। एक सेकेंडरी coil यहां पे होगी, दिस इज सेकेंडरी कॉइल S1, S2। प्राइमरी कॉइल का अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम है और सेकेंडरी की अगर ज्यादा है, दैट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कौन सा बनेगा? स्टेप अप। और अगर प्राइमरी के ज्यादा सेकेंडरी के कम है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम, सेकेंडरी के ज्यादा, तो स्टेप अप। इट मींस NP is NS is greater than NP, that is step up transformer. NP is greater than NS, that is step down transformer। तो ये इनकी पहचान होती है भी कौन सा स्टेप अप होगा और कौन सा स्टेप डाउन होगा। दे आर वेल इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। क्या ये दोनों आपस में टच में है? कहीं नहीं दिख रही है हमें टच में, लेकिन है सेम कोर के ऊपर। कोर मटेरियल तो दोनों का सेम है ना, सेम कॉइल के ऊपर है, सेम कोर के ऊपर है। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल एंड दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल। इनपुट इज गिवन थ्रू प्राइमरी कॉइल। हमें क्या करना है? एसी वोल्टेज को चेंज करना है। तो पहले आप कुछ एसी वोल्टेज दोगे तभी वो चेंज होके आएगी ना। इनपुट एसी करंट देना पड़ेगा कुछ वोल्टेज का, तभी वो चेंज होके आएगी। तो हमें इनपुट कुछ देनी पड़ेगी सबसे पहले। इनपुट किसके थ्रू दी जाएगी? प्राइमरी कॉइल। आउटपुट किसके थ्रू मिलेगी अपने को? सेकेंडरी कॉइल के थ्रू। देखो नेक्स्ट, नोट दैट बोथ द कॉइल्स आर आल्सो इंसुलेटेड फ्रॉम द कोर। द सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ is connected to the primary coil and a load resistance R is connected to secondary coil through an open switch। यहां पे हम इनपुट का सोर्स लगा देते हैं, दिस इज AC सोर्स। व्हाट इज इट कॉल्ड? AC सोर्स। दिस इज इनपुट। यहां हम इनपुट देंगे AC करंट की कुछ, और इधर हमें आउटपुट मिलेगी। आउटपुट में हमने यहां पे एक रेजिस्टेंस ले लिया, दिस इज कॉल्ड लोड रेजिस्टेंस विद स्विच S। स्विच भी लगा हुआ देखो यहां पे, ये स्विच भी है और लोड रेजिस्टेंस भी है। रेजिस्टेंस, ये कौन सा सर्किट बना? इनपुट या आउटपुट? दिस इज आउटपुट सर्किट। तो इनपुट दी जाती है प्राइमरी कॉइल के थ्रू और आउटपुट किसके थ्रू मिलेगी अपने को? सेकेंडरी कॉइल के थ्रू। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ
coils. Thus there can be no current through the secondary coil so long as the switch is open. जब तक ये स्विच ओपन है तब तक सेकेंडरी कॉइल में आपको कोई भी करंट नहीं मिलेगा, आउटपुट जो है वो जीरो रहेगी. फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर, अगर आप चाहते हो कि ट्रांसफार्मर आइडियल हो, वी अज्यूम दैट द रेजिस्टेंसेस ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल वाइंडिंग्स आर नेग्लिजिबल. हम ये मान के चलेंगे, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, कोई भी चीज आइडियल बन नहीं सकती. आइडियल अगर आप इसको बनाना चाहते हो, आइडियल में क्या होगा, प्राइमरी कॉइल का रेजिस्टेंस और सेकेंडरी कॉइल का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, जीरो. अगर ये जीरो होगा तो कोई करंट का लॉस होगा, रेजिस्टेंस जीरो है तो नहीं होगा. अगर करंट का लॉस नहीं होगा तो कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा. इट मीन जितनी इनपुट दोगे उतनी ही आपको आउटपुट मिलेगी, कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा. दैट इज कॉल्ड आइडियल ट्रांसफार्मर. बट दिस इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट अ आइडियल ट्रांसफार्मर. आइडियल ट्रांसफार्मर बनाना पॉसिबल नहीं है. Further, the energy loss due to magnetic hysteresis in the iron core is also negligible. Well-designed high-capacity transformer may have energy loss as low as 1%. कोई कितना भी हम परफेक्ट ट्रांसफार्मर बना लें, एनर्जी लॉस कम से कम 1% रहेगा ही रहेगा. ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही एनर्जी लॉस ना हो और जितना इनपुट हो 100% इनपुट हो 100% ही आउटपुट. ऐसा कभी भी नहीं होगा. कम से कम जितना भी परफेक्शन हम इसको बनाने में कर लें, 1% का एनर्जी लॉस आपको जरूर देखने को मिलेगा. चाहे आप इनका रेजिस्टेंस जीरो करवा लो, कोर का भी रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए ताकि उसमें भी हीट लॉस ना हो. तो आइडियल ट्रांसफार्मर में 1% रहेगा ही रहेगा एनर्जी लॉस. तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन फॉर द ट्रांसफार्मर. तो ये कौन सा स्टेप अप है ना अभी, तो ये तो हम स्टेप अप के बारे में समझेंगे कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैसे ये वर्क करता है. नाउ वी आर डिस्कसिंग थ्योरी एंड वर्किंग. एक ट्रांसफार्मर की क्या थ्योरी है, कैसे ये वर्क करेगा, कैसे एसी इनपुट को कुछ हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि हम स्टेप अप की बात कर रहे हैं. ठीक है, सबसे पहले हमें इनपुट देना पड़ेगा. इनपुट क्या देंगे हम, देखो, अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाइड बाय एसी सोर्स कनेक्टेड टू प्राइमरी. हम सबसे पहले इनपुट देते हैं. तो इनपुट एसी, इनपुट एसी का ईएमएफ हमारे पास हमने दिया है. क्या होता है एसी की रिप्रेजेंटेशन, करंट की होती है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ईएमएफ की E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. दिस इज द इनपुट एसी. ओके, किसके थ्रू दिया जाएगा, प्राइमरी कॉइल या सेकेंडरी कॉइल, इसके थ्रू यहां से हमने इनपुट दिया, अभी तक प्राइमरी कॉइल में आई है. और अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज है वो लगातार चेंज होती रहती है हमेशा. As we have assumed that primary to be a pure inductance with zero resistance, the sinusoidal primary current IP lags the primary voltage EP. इसको हम EP लिख रहे हैं हम. Why it is EP? EMF through primary coil. प्राइमरी कॉइल के थ्रू EMF है. ये कॉइल एक इंडक्टर होती है. इंडक्टर में हमने पढ़ा है, इंडक्टर में जो करंट है वो EMF से पीछे रहता था 90 डिग्री. इंडक्टर में जो करंट है वो 90 डिग्री कहाँ रहता था, पीछे. हमने पढ़ा एसी थ्रू प्योर इंडक्टर पीछे, अलग अलग भी किया, इंपीडेंस वाले में भी आता था. ईपी बाय 90, द प्राइमरी पावर फैक्टर cos phi is equal to cos 90, therefore no power is dissipated in the primary. अच्छा, इसमें जो फेज डिफरेंस है वो कितना हुआ, 90. जब फेज डिफरेंस 90 होता है तो पावर फैक्टर होता है 0. फेज डिफरेंस अगर 90 होगा तो पावर फैक्टर क्या आता है, और पावर फैक्टर अगर 0 तो इसका मतलब ये कोई भी पावर कंज्यूम. cos 90 कितना होता है, ये होता है पावर फैक्टर cos phi. अब cos phi कितना आया, cos 90 0, इसका मतलब पावर फैक्टर 0, तो पावर भी, इसका मतलब ये कोई भी पावर लॉस नहीं कर रहा या कंज्यूम नहीं कर रहा है एसी की. द अल्टरनेटिंग प्राइमरी करंट इंड्यूसेस एन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इन द आयरन कोर. अब हुआ क्या यहाँ पे, इसमें अल्टरनेटिंग करंट बनेगा कुछ ना कुछ, चाहे वो 90 डिग्री पीछे रहेगा, अल्टरनेटिंग करंट बनेगा या नहीं. चलो एक तो ये टाइम वेस्ट हो गया इसमें. नाउ एज इनपुट AC EMF is equal to E naught sin omega t. This behaves as a pure inductor. इनपुट जो है एक इंडक्टर ही होती है, और इंडक्टर में हमने पता है कि जो करंट है वो 90 डिग्री फेज डिफरेंस पीछे रहता है. सो फेज डिफरेंस इज 90, तो cos phi पावर फैक्टर कहते हैं इसे,
cos 90 that is 0, it means power factor is 0. It means पावर फैक्टर 0 होने का मतलब है कि जो प्राइमरी कॉयल है ये कोई भी पावर यूज नहीं कर रही, खुद को पावर यूज नहीं कर रही, जितनी पावर इसके पास आएगी इनपुट वो आगे ये सेकेंडरी को पास कर देगी, खुद कोई भी पावर अपनी यूज नहीं कर रही. ओके, सो इनपुट की जो पावर दैट इज 0, इसको हम ईपी लिख रहे थे. ईपी इज इक्वल टू, क्योंकि प्राइमरी के थ्रू हमने इसको इनपुट दी है. द अल्टरनेटिंग प्राइमरी करंट इंड्यूसेस एन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स 5e इन द आयरन कोर. अब इसमें अल्टरनेटिव करंट हम इनपुट दे रहे हैं. अल्टरनेटिव करंट अगर इनपुट होगा तो उससे क्या बनेगा, अल्टरनेटिव करंट है जो करंट बार बार चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल से लिंक्ड होगा. अल्टरनेटिव करंट चेंज होगा, करंट चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो इस कोर से फ्लक्स जाएंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो कोर से जाएंगी, सॉफ्ट आयरन कोर से, बिकॉज द कोर एक्सटेंड थ्रू द सेकेंडरी वाइंडिंग, क्योंकि कोर प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स को कनेक्ट करती है. द इंड्यूस्ड फ्लक्स ऑल्सो एक्सटेंड थ्रू द टर्न्स ऑफ सेकेंडरी. तो जो फ्लक्स बना है वो इस कोर से होता है, वो अल्टीमेटली रीच टू दी सेकेंडरी कॉइल्स. प्राइमरी में अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट चेंज होगा तो फ्लक्स बनेगा, फ्लक्स सॉफ्ट आयरन कोर से होता हुआ सेकेंडरी तक पहुंच जाएगा. ओके, अकॉर्डिंग टू फ्राडेज लॉ, फ्राडे लॉ क्या कहता था, द इंड्यूस ईएमएफ पर टर्न इज सेम फॉर द बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी. अब देखो प्राइमरी कॉइल में भी इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, क्यों, क्योंकि वो सेल्फ इंडक्शन है, कॉइल का सेल्फ इंडक्शन भी होगा, प्राइमरी में सेल्फ इंडक्शन होगा, सेल्फ इंडक्शन की वजह से इसमें भी इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा. सेकेंडरी पे बनेगा म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से और प्राइमरी में बनेगा सेल्फ इंडक्शन की वजह से. ओके, तो प्राइमरी और सेकेंडरी में जो सेल्फ या म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से बनेगा, तो फ्राडे लॉ ने यह भी बताया था कि पर टर्न, मतलब एक टर्न में इसका इंड्यूस ईएमएफ और एक टर्न में इसका इंड्यूस ईएमएफ दैट विल बी इक्वल, मतलब इंड्यूस ईएमएफ पर टर्न ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी that is equal to each other according to Faraday. Induced EMF per turn in primary coil is equal to induced EMF per turn in सेकेंडरी कॉइल. मतलब प्राइमरी कॉइल का इंड्यूस ईएमएफ पर टर्न और सेकेंडरी कॉइल का इंड्यूस ईएमएफ पर टर्न, एक एक टर्न का, एक टर्न का बराबर होगा, टोटल नहीं, टोटल तो जिसमें नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे उसका ज्यादा बनेगा, तो पर टर्न होगा क्या, देखो प्राइमरी में टोटल इंड्यूस ईएमएफ है दैट इज ईपी, जितना अप्लाइड होता है इंड्यूस होगा, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मान लो एनपी है, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नहीं है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ही हम इसको ले लेते हैं, दिस इज एनपी. तो टोटल नंबर ऑफ टोटल इंड्यूस ईएमएफ को टोटल नंबर ऑफ टर्न से अगर हम डिवाइड कर दें, वी विल गेट इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न, वी विल गेट इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न इज इक्वल टू टोटल इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल. सो दीज टू टर्म्स आर इक्वल टू वन अनदर. इसको हम ई पर टर्न के बराबर लिख रहे हैं. अगर हम इसे यहाँ से ई एस की वैल्यू निकालना चाहें, सेकेंडरी का इंड्यूस ईएमएफ, तो एन एस इधर आ जाएगा, दैट विल बी एन एस इंटू ई पी बाई एन पी. एन एस मल्टीप्लाई हो जाएगा दैट इज ई पी बाय में एन पी, एन एस बाई एन पी इंटू ई पी. एन पी एन एस क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल है. अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, या हम इसके ऐसे कर लेते हैं, इफ एन एस इज ग्रेटर देन एन पी, अगर एन एस ज़्यादा एन पी से, तो नॉर्मल सी बात है आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा. ई एस इज ग्रेटर देन ई पी आएगा, ग्रेटर देन 1 है तो, सो ई एस इज ग्रेटर देन ई पी. एन एस इज ग्रेटर देन एन पी अगर है तो ई एस इज ग्रेटर देन क्या होगा, ई पी. इसका मतलब सेकेंडरी का जो इंड्यूस ईएमएफ है वो प्राइमरी के इंड्यूस ईएमएफ से ज्यादा होगा. सेकेंडरी में ज्यादा मिलेगा, प्राइमरी में कम है. इसका मतलब क्या है, सेकेंडरी तो आउटपुट देता है अपने को, इट मीन्स आउटपुट ज्यादा और इनपुट कम है. आउटपुट ज्यादा इनपुट कम. अगर आउटपुट ज्यादा और इनपुट कम हो तो इट मीन्स कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, दैट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर. ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ.
स्टेप अप का मतलब है एन एस ज़्यादा, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा, तो उसमें टोटल इंड्यूस ईएमएफ भी ज़्यादा ही बनेगा। तो इट मीन्स आउटपुट आपको ज़्यादा मिल रही है, इनपुट कम थी, तो आउटपुट ज़्यादा मिलना मतलब वोल्टेज ज़्यादा होकर मिलेगी, इट मीन्स स्टेप अप ट्रांसफार्मर बना। इसी में अगर ये बात कर ली इफ एन एस इज लेस देन एन पी, एन एस अगर कम हुआ एन पी ज़्यादा होता तो आंसर लेस देन 1 आता, ई एस इज लेस देन ई पी होता, तो दैट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, उसको क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ई एस कम आ रहा है मतलब इनपुट ई पी ज़्यादा है और ई एस कम, इनपुट ज़्यादा आउटपुट कम है, तो कौन सा ट्रांसफार्मर हुआ, दैट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ओके, एंड अनदर टर्म द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टर्न मतलब एन एस बाई एन पी इज कॉल्ड के, एंड के इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। What is it? That is transformation ratio, number of turns of secondary to the number of turns of primary, that is K, that is transformation ratio उसको कहते हैं। ओके, ये जो रिलेशन है, अब आगे क्या क्या ये डिफाइन करेंगे, इनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, द प्राइमरी रेजिस्टेंस एंड करंट आर स्मॉल, देयर इज नो लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये सारी चीजें तब पॉसिबल हैं जब प्राइमरी में जो करंट आ रहा है वो कम होना चाहिए और रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए। रेजिस्टेंस हुआ तो कुछ ना कुछ करंट का लॉस हो जाएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो लीक नहीं होना चाहिए। जितना प्राइमरी में मैग्नेटिक फ्लक्स बना कोर से होता हुआ सेकेंडरी तक उतना ही पहुंचना चाहिए। मैग्नेटिक फ्लक्स आउटसाइड में लीक ना हो, अगर लीक होगा तो सेकेंडरी तक उतना नहीं पहुंचेगा, तो आउटपुट उतनी नहीं आएगी। सेम मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, द सेकेंडरी करंट इज स्मॉल, सेकेंडरी करंट भी स्मॉल होना चाहिए। नाउ हम क्या मान के चल रहे हैं, एज देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, हम मान के चलते हैं अभी देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। आइडियल ट्रांसफार्मर है एज देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है, तो इनपुट पावर मस्ट बी इक्वल टू आउटपुट पावर, पावर इनपुट मस्ट बी इक्वल टू पावर आउटपुट। अब पावर इलेक्ट्रिकल पावर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर होती है वी आई, और अगर एसी की बात करें तो ई आई। तो इनपुट पावर प्राइमरी के थ्रू आ रही है तो क्या हो जाएगी, दैट इज ई पी आई पी इज इक्वल टू ई एस आई एस। ई पी आई पी क्या हुआ, वी आई होता है, प्राइमरी की इनपुट निकालनी, हमने इनपुट पावर निकालनी है, इनपुट पावर क्या होगा, इनपुट की वोल्टेज इनपुट का करंट, और आउटपुट की वोल्टेज और आउटपुट का करंट। सो ई पी आई पी इज इक्वल टू ई एस आई एस। इसे अगर हम आई एस मतलब जो सेकेंडरी करंट है हमारा उसकी वैल्यू अगर निकालना चाहें, आई एस क्या बन जाएगा, यहाँ से आई एस की वैल्यू निकाले तो ई एस नीचे आ जाएगा, दैट इज ई पी बाई ई एस इंटू आई पी, ई पी बाई ई एस इंटू आई पी। ओके, ई पी प्राइमरी ई एम एफ, सेकेंडरी ई एम एफ, ई एस हो गया, आई एस जो है सेकेंडरी करंट, और आई पी दैट इज प्राइमरी कॉयल का जो करंट है वो हमारे पास बनेगा। बट हम पीछे एक चीज़ यहाँ कर चुके हैं कि जो ई पी बाई, अगर यहाँ से हम ई पी बाई ई एस निकालना चाहें तो क्या बनेगा, ई पी बाई ई एस निकालना चाहें तो एन पी ऊपर चला जाएगा, यहाँ से एन पी बाई एन एस आ जाएगा, एज ई पी बाई ई एस इज इक्वल टू एन पी बाई में एन एस। फ्रॉम दिस इक्वेशन ई पी ई एस नीचे ले जाओ, एन एस ऊपर चला जाएगा, एन पी बाई एन एस आ जाएगा। तो यहाँ पी बाई एन एस की, ई पी बाई ई एस की जगह वैल्यू रखें, दैट इज एन पी बाई एन एस आई पी, एन पी बाई एन एस आई पी। और अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की बात करें, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता था, एन एस बाई एन पी, तो यहाँ उल्टा हो गया, तो ये 1 बाई के बन जाएगा। सो आई एस इज इक्वल टू आई पी बाई के, आई एस इज इक्वल टू आई पी बाई में के, ये रेशियो बन गया। ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो सेकेंडरी करंट प्राइमरी करंट का जो रिलेशन है वो हमारे पास आएगा। अगर हम बात करें स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए, स्टेप अप में जो की है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो वो क्या होगा, एन एस है, एन एस ज़्यादा होता है स्टेप अप में, एन एस ज़्यादा एन पी कम, तो आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा। स्टेप अप में के इज ग्रेटर देन 1, के इज ग्रेटर देन 1 आएगा। अगर डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 1 है
तो आंसर लेस देन 1 आएगा। इट मीन्स IS इज लेस देन IP। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आउटपुट की वोल्टेज तो ज़्यादा आती है EMF जो बनता है, बट आउटपुट का करंट कम होगा। हायर वोल्टेज लो करंट होता है, हायर वोल्टेज लो करंट। लेकिन अगर स्टेप डाउन की अगर आप बात करते हो, स्टेप डाउन में K इज लेस देन 1 होगा, NS कम होगा, NP ज़्यादा होगा, K इज लेस देन 1। की अगर लेस देन 1 होगा तो IS ज़्यादा आएगा, IS इज ग्रेटर देन IP। तो स्टेप डाउन में आउटपुट की वोल्टेज कम होती है लेकिन करंट ज़्यादा होता है। इट मीन्स हमें जो आउटपुट मिलती है उसमें हायर वोल्टेज लो करंट और लो वोल्टेज हायर करंट अपने को मिलता है इन स्टेप अप एंड इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ओके, तो रिवर्स जो इसका करोगे वो सारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए हो जाएगा। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ओके, नाउ अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर। एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को हम नीटा सिंबल से लिखते हैं, दैट इज आउटपुट पावर रेशियो होता है, आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर, आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर, ये रेशियो जो बनता है दैट इज एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर। आउटपुट पावर दैट इज ES IS बाय में EP IP। सो एफिशिएंसी इज आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर का जो रेशियो बनता है दैट इज एफिशिएंसी। अगर कोई भी पावर लॉस ना हो तो एफिशिएंसी 100% होती है, बट किसी भी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 100% हो नहीं सकती, ऑलवेज देयर इज सम पावर लॉस। तो एफिशिएंसी 100% से कुछ कम ही होती है। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉसेज ट्रांसफार्मर में होते ही हैं, तो कभी भी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है, कितने इसके टाइप होते हैं, किस तरह से ये वर्क करेगा। सो जो हमारे जनरली ये ट्रांसफार्मर लगे हुए होते हैं कॉलोनीज में हमारी, तो वो स्टेप अप या स्टेप डाउन हो सकते हैं, ठीक है, वो नीड के अकॉर्डिंग होता है। भी जहाँ वोल्टेज कम आ रही है उसको ज़्यादा करना है तो स्टेप अप लगा देंगे, जहाँ ज़्यादा आ रही है उसको कम करना है वो स्टेप डाउन लगा देंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रांसफार्मर। नाउ वी आर डिस्कसिंग द एनर्जी लॉसेज इन ट्रांसफार्मर। एक ट्रांसफार्मर में एनर्जी के लॉस क्या क्या हो सकते हैं। अभी हमने पीछे बोला था कि एफिशिएंसी किसी भी ट्रांसफार्मर की 100% नहीं हो सकती। इट मीन्स कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा, तभी इनपुट जितनी आती है उतनी आउटपुट नहीं मिलती। तो हाउ इट कैन बी, तो एनर्जी लॉसेज इन ट्रांसफार्मर, एनर्जी लॉसेज इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में जो एनर्जी का लॉस होता है वो क्या क्या किस किस तरह का लॉस हमें देखने को मिलता है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सो एनर्जी लॉसेज इन ट्रांसफार्मर। ओके, सो देयर आर सम एनर्जी लॉसेज। फर्स्ट इज कॉपर लॉस। फर्स्ट लॉस इज कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्या होता है, देखो कॉपर का क्या बना होता है, कॉपर की कॉइल्स होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल। एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट इन द कॉपर कॉइल्स ऑफ अ ट्रांसफार्मर। जो कॉपर की कॉइल्स होती हैं ट्रांसफार्मर की, कॉपर एक मेटल है, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस की वजह से कुछ करंट का लॉस होगा, करंट लॉस होगा तो एनर्जी का लॉस होगा। दिस इज कॉपर लॉस। आयरन लॉस, जो कोर है, जो ट्रांसफार्मर की कोर है, कोर किस चीज की बनी होती है, दैट इज सॉफ्ट आयरन। कोर किस चीज की होती है, दैट इज सॉफ्ट आयरन। अगर सॉफ्ट आयरन की कोर, उसमें भी मेटल है, उसमें भी कुछ ना कुछ हीट बनेगी रेजिस्टेंस की वजह से, तो करंट उसमें भी कुछ ना कुछ लॉस हो जाएगा, फ्लक्स चेंज हो जाता है, लीक हो जाता है, सो उसमें भी कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा। दैट इज लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जो फ्लक्स है वो प्राइमरी से सेकेंडरी तक थ्रू सॉफ्ट आयरन कोर ही जाता है। तो कई बार अगर फ्लक्स प्रॉपर लिंक ना हो कॉइल्स, तो इसका मतलब जो है वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन जितनी इनपुट से निकल रही है प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी तक उतनी नहीं पहुंच पाएंगी। दिस इज लीकेज ऑफ मैग्नेटिक flux. So third loss is leakage of magnetic flux. Next is magnetostrictions. आपने सुना होगा, कभी ट्रांसफार्मर के पास आप खड़े होके देखिए तो ट्रांसफार्मर से ना कुछ नॉइज आता रहता है, शी करके कुछ साउंड्स अपने को सुनाई देता रहता है, दैट इज हमिंग नॉइज। मतलब ट्रांसफार्मर कुछ ना कुछ लॉस एनर्जी की फॉर्म, साउंड एनर्जी की फॉर्म में भी लॉस करता रहता है। तो फोर्थ जो लॉस होगा दैट इज
हमिंग नॉइज, नॉइज की फॉर्म में जो लॉस ट्रांसफार्मर एनर्जी का कर रहा है. ओके, सो दीज आर दी सम ऑफ द लॉसेज जो एनर्जी लॉस होती है ट्रांसफार्मर में. सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज concept. I hope you all understood. So till then, thanks and have a nice day.